नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यूपी टेट 2021, सुपर टेट 2021-22 या फिर अन्य परीक्षाओं के लिए जहां से हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए आज की ये श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आप ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द बताना है आपको। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा एक जानकारी आप जानते रहिए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है तत्सम, यानी वे संस्कृत के शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। सेकेंड हो गया आपका तद्भव शब्द, यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर के परिवर्तित हो गए। उत्पत्ति के आधार पर तीसरा आपका प्रकार है देशज, यानी वे देसी भाषा के शब्द जिनके स्रोत का पता नहीं होता है। और चौथा प्रकार आपका है आगत, या फिर इसी को एक नाम और कहा जाता है विदेशज शब्द, यानी विदेशी भाषाओं से जो शब्द हिंदी में प्रयोग कर लिए गए, जैसे पुर्तगाली, फ्रेंच, जापानी, अरबी, फारसी, उर्दू, जो शब्द वहाँ से आकर के हिंदी में उनका प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं हिंदी के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सूची, हरिद्रा, पर्यंक, ये पलंग का है, ये हल्दी का है, ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं, जबकि फूल जो है आपका एक तद्भव शब्द है। और इस प्रश्न के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फूल का तत्सम शब्द अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। फूल का तत्सम होता है पुष्प। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रश्न। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे, भोक्ता यानी भोग करने वाला, भोग्य यानी जिसका भोग किया जाए, जस्ट अपोजिट है, विलोम युग्म है। समास यानी जोड़ना, शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और वर्णों के मेल से जो नए अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्द बनते हैं उन्हें हम संधि विच्छेद के अंतर्गत लेकर के आते हैं। समास का अर्थ है जोड़ना, और उसका जस्ट विलोम होता है व्यास, यानी उसको तोड़ना, अलग अलग करना। प्रसन्न, विषण माने दुखी होना होता है, ये भी बिल्कुल विलोम युग्म है। सुगम मतलब होता है आसान, और इसका विलोम होता है दुर्गम। संगम इसका विलोम नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलेंगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको बताना है निम्न किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, पूछा है। ये नहीं वाला वर्ड आप जरूर ध्यान दीजिएगा। कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते हैं और हमारा आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं बी से, रसना, जिह्वा, जबान, ये सभी जीभ के पर्यायवाची हैं। आपसे पूछा है जो परस्पर पर्यायवाची नहीं है, आपको वो वाला ऑप्शन बताना है। ये देखेंगे आप, तो कुबेर, राजराज, यक्षराज, ये सभी कुबेर के ही पर्यायवाची हैं। इसी तरह से ये देखेंगे आप, मोक्ष के पर्यायवाची हैं, कैवल्य, निर्वाण, मुक्ति। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे चाप और धनु, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो आपका है ये किसका पर्यायवाची होता है, बिजली का, ये अलग है यहाँ पर। तो प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बताना है आपको किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। आजकल देखिए इस तरह के प्रश्न ही ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, नहीं वाले। यहाँ पर भी नहीं है, शब्द युग्म का अर्थ भेद की दृष्टि से। जैसे पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर, दामन और दमन है, तो दामन का अर्थ आंचल सही है, और दमन का अर्थ दबाना, ये भी सही है। प्रवाल का अर्थ मूंगा, ये भी सही है, और प्रवार का अर्थ वस्त्र, ये भी सही है। इसी तरह से आप देखेंगे अनल का अर्थ आग होता है, जबकि अनिल का अर्थ हवा होता है, ये भी बिल्कुल सही है।
लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप, नेति का अर्थ अनंत नहीं होता है। एक सही होने से नहीं मतलब, यहाँ पे शब्द युग्म का अर्थ भेद सही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को सभी लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, और साथ में आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको डेली जो है जितने भी पूरा सिलेबस के अंतर्गत जितना भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सीडीपी, पेडागोजी, पर्यावरण, जीके, करंट अफेयर्स, सभी मैथ हो गया, सभी के वीडियोज आपको डेली मिलेंगे। और कोशिश किया जाएगा कि सभी पार्ट से आपको एक एक वीडियो हम डेली प्रोवाइड करा सकें, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म से आपकी संपूर्ण तैयारी होनी चाहिए और सिलेक्शन आपका सुनिश्चित होना चाहिए। निम्न में से तत्सम शब्द बताना है आपको। तो बिल्कुल आपको दिख गया होगा, ये सभी जो हैं तद्भव शब्द हैं। पलंग का भी हमने देखा, पर्यंक। ठीक है, प्रिय, प्रिय, ये सभी आप जानते होंगे। इसका तद्भव होता है फूल, ये तत्सम शब्द है पुष्प। ठीक है, इसका आप लोग बताइए तत्सम क्या होगा, कमेंट करके बताइए आप लोग। एक दो प्रश्न आप लोग भी थोड़ा सा करिए, एक्सरसाइज आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए और आपको बताना है किस विकल्प में सभी शुद्ध हैं। ये नीचे ऑप्शन है। पहले एक बार हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं ध्यानपूर्वक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अतिशयोक्ति इसी तरह से लिखा जाता है। अच्छा, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है आप लोग लिख करके बताइए। ऐसे लिखा जाता है उज्ज्वल। बहुत कंफ्यूजन होता है इन सब प्रश्नों में। प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है, अब देखिए प्रज्वलित, ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनमें कन्फ्यूजन होता है, हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। दुर्गति ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत है आपका। दुर्गति कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे आपका ये वाला र होता है, दुर्गति ऐसे होता है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4। मतलब यहाँ पे आपका ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है। मरीची में देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। कभी कभी हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ये गलत होता है। यहाँ पे मरीची इसी तरह से बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, आपको ये बताना है। उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है। शक मतलब होता है जहाँ पर किसी कार्य विधि से संबंधित चीज़ें होती हैं, जहाँ पर परिणाम से संबंधित शक या मतलब वहाँ पे संदेह होता है, वहाँ पे आशंका वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग परिप्रेक्ष्य में इनके अलग अलग अर्थ, इनका प्रयोग अलग अलग होता है। अर्थ सभी के सेम होते हैं। आपने देखा होगा कि अनेकार्थी शब्द होते हैं जिनका अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग तरह से प्रयोग होता है। तो उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाकी ये तीनों जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, आपको ये बताना है। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, जो वचन से परे हो उसको क्या बोला जाता है, वचनातीत, न कि वाचाल। तो यहाँ पर तुम्हारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। बाकी की तीन भी आप जरूर देख लीजिए ध्यानपूर्वक। झाग से भरा हुआ इसको कहा जाता है फेनिल। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है, और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल कहा जाता है। ये आपका है, बड़वा नल कहा जाता है। शराब बनाने वाले को कलवार कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है, सार्थक नहीं पूछा है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि 95% तक आपका प्रश्न सही होगा, आप उसका वाक्य प्रयोग करके देख लीजिएगा। जाती है, जाता है, या फिर उसका अच्छा और अच्छी, इस परिप्रेक्ष्य में भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं। हालांकि कुछ जो है आपको अपवाद मिलेंगे जहाँ पे आपको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उन अपवादों को हम देखते चलेंगे ध्यानपूर्वक।
जैसे देखिए उत्साह, अच्छा उत्साह बोलेंगे हम यहाँ पर। अच्छा संकल्प, अच्छी संकल्प नहीं होता है, संकल्प किया जाता है, की नहीं जाती है। चक्रव्यूह रचा जाता है, अच्छा चक्रव्यूह। इस तरह से हम इसका वाक्य प्रयोग करके और अच्छा इसके साथ भी हम प्रयोग करके देख सकते हैं। अच्छी मृत्यु या मृत्यु हुई, हम कभी मृत्यु हुआ नहीं बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अगर देखेंगे आप, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ये सभी पुल्लिंग शब्द है, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रश्न के लिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको एक मुहावरा दिया हुआ है। एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, मुहावरा और लोकोक्ति को हम कैसे पहचानते हैं। अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते तो आप इसे एक बार सिर्फ ध्यान से सुन लीजिए, फिर आपको कभी भी मुहावरा और लोकोक्ति पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। लोकोक्ति का मतलब होता है कि एक अधूरा वाक्य का अंश, या उसी को हम कह लेते हैं उपवाक्य, ठीक है। लेकिन जो मुहावरा होता है इसका क्रिया के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखे होंगे हंसना, हंसना में क्या खास बात है कि यहाँ पर जो है अंत में ना आया, तो जहाँ पर भी आपको अंत में ना दिख जाए, उसका क्रिया के रूप में प्रयोग दिख जाए, आप समझ जाइएगा कि वो मुहावरा है। और अगर उपवाक्य के रूप में दिख जाए, यानी उसका अधूरा अर्थ उस तरह से दिख जाए, ठीक है, जिसका प्रयोग हम क्रिया के रूप में नहीं किए हैं या नहीं किया गया है, वो आपका लोकोक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपका, गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ है। बहुत आसान सा प्रश्न है, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। तो इस प्रश्न के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। हालांकि इस तरह के प्रश्न हमारी यूपी टेट या सुपर टेट में नहीं आते हैं, फिर भी आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा है कि निम्न किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो मेमोरेंडम का हिंदी होता है ज्ञापन। अनऑथराइज्ड मतलब होता है जो प्राधिकृत नहीं होता है। प्रिजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, न कि आरक्षण, ये भी गलत है। वर्कशॉप मतलब होता है कार्यशाला, न कि संगोष्ठी। तो ये तीनों गलत है। यहाँ पर सिर्फ आपका ये वाला सही है। मेमोरेंडम का हिंदी अर्थ होता है ज्ञापन देना। यहाँ पर भी देखिए उसी तरह का प्रश्न है, आप देख लीजिए चाहे तो। बाकी इस तरह के प्रश्न आपके यूपी टेट और सुपर टेट में पूछे जा सकते हैं बदले हुए पैटर्न के साथ में। हालांकि भी इस तरह की चीज़ें, इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं। तो डिप्यूटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। अब चलेंगे हम सीधे अगले प्रश्न पर। यहाँ पर बताना है आपको, वाक्य का कौन सा भाग शुद्ध नहीं है। पहले वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसका प्राण पखेरु उड़ गए। पहली बात तो उसके यहाँ पर होना चाहिए था, यही गलत यहाँ पर है। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, जो डी वाला ऑप्शन है। तो हमारा जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन यहाँ से, ये वाला सेक्शन हमारा गलत है यहाँ पर, बाकी हमारे सही है यहाँ पर इस वाक्य के अंतर्गत। तो डी हमारा हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न है आपका, एक गद्यांश दिया गया है और इस पर आधारित प्रश्न आपको हल करने हैं। मेरा सजेशन है कि पहले आप प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद गद्यांश को पढ़िए। पहले क्या करते हैं, आप गद्यांश को पढ़ने लगते हैं, फिर प्रश्न पे आते हैं, फिर वापस गद्यांश पे आते हैं, उसमें ढूंढते हैं वो लाइन, आपको दिक्कत होती है। पहले आप प्रश्न को देख लीजिए ध्यानपूर्वक। हो सकता है उसमें आपको एक दो प्रश्न बिना गद्यांश पढ़े ही मिल जाए, बाकी के लिए ही आपको गद्यांश में मेहनत करनी पड़े। तो पहले आप प्रश्न को पढ़िए ध्यानपूर्वक। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि, यानी उपर्युक्त गद्यांश में फौजी की गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, किस लिए किया गया है, हम उसे अभी पढ़ेंगे, गद्यांश के माध्यम से हमें जानकारी मिल जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। ये भी हम गद्यांश के माध्यम से ही इसका सही आंसर हम बता पाएंगे। धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो चारों ही ऑप्शन सही है, लेकिन गद्यांश के अनुसार हम इसका आंसर सही ढूंढेंगे, सही आंसर ढूंढेंगे। यही देखिए होता है प्रश्नों में शब्दों को आगे, यानी उसके जो क्रम होते हैं, क्रम कहते हैं ना, पदबंध, क्रमबद्ध उसका तरीका, तो उससे भी जो है हमारे वाक्य उसमें अशुद्धियाँ आ जाती हैं। इसको देखेंगे तो इसको बिना गद्यांश पढ़े हम इसका आंसर कर सकते हैं। व्यवहारत,
ये तीनों नहीं होंगे, बिल्कुल क्लियर कट है, चाहे गद्यांश से चाहे कैसे भी देखिए आप। तो यहाँ पर तो इसका आंसर मिल गया हमें पहला वाला ही आचरित। इसके बाद एक प्रश्न अभी और है गद्यांश पर आधारित। उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक। शीर्षक जब भी पूछा जाए आप इतना बस देखिएगा कि गद्यांश में ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया गया है, या फिर जिसके बारे में बार बार चर्चा की जा रही है, या फिर जिसका महत्व बार बार बताया जा रहा है। बहुत आसान होता है शीर्षक बताना, और ये प्रश्न अक्सर लोग गलत करके चले आते हैं। तो अब ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इसमें है ईश्वर भक्ति और सत्य, यहाँ पर है बेबुनियाद बात, सदाचार का महत्व, अहिंसा का मार्ग। आइए हम लोग चलते हैं गद्यांश पर। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपका ज़्यादा समय यहाँ पर न लगे। अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन कवायद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। उसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहें तो बस संयम है। यहाँ संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए व्यवहृत किया गया है जिनका जिक्र हिंदुओं के तथा दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। ये साधारण सदाचार के नियम सख्ती से पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर ही होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता है। यानी अहिंसा का महत्व बताया जा रहा है, बार बार अहिंसा शब्द आ रहा है यहाँ पर। यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में समय लगाया जाए, बचपन से ही अभ्यास कराया जाए। अब देखिए यहाँ पर बार बार अहिंसा पर चर्चा की जा रही है, तो निर्भयता इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य रूप देखने में आते हैं अवश्य ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कहना कि यह मनुष्य के लिए संभव नहीं, बेबुनियाद बात है। अहिंसात्मक प्रवृत्ति, एक प्रश्न आपका था ना कि बचपन से क्या अभ्यास कराया जाए, तो अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में। फिर एक प्रश्न हमारा था यहाँ पर कि धर्म ग्रंथों में कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है, तो यहाँ पर देखेंगे आप तो सदाचार के जो नियम है। आइए प्रश्न पे चलते हैं। इसके बाद पहला प्रश्न हमारा है, फौजियों को जो शिक्षा दी जाती है उसमें उनको जो है अहिंसात्मक जो अभ्यास की बात की गई है उपर्युक्त गद्यांश में, उसको पृथक से देने की बात की गई है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न के लिए कि उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है तो अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। फिर अगला प्रश्न हमारा था, निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है कि बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। बिल्कुल गद्यांश के अनुसार आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है। बिल्कुल आसान सा हो गया हमारे लिए उत्तर इस प्रश्न के लिए, सदाचार के नियमों पर ये हो गया था। और गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक, तो हमने देखा पूरे गद्यांश में अहिंसा के बारे में चर्चा की जा रही है। अहिंसा बार बार शब्द आ रहा है, उसका महत्व बताया जा रहा है। गांधी जी का वहाँ पे नाम लेकर के वहाँ पर भी अहिंसा के बारे में बताई जा रही चीज़ें, और अहिंसा को ही अलग से शिक्षा देने के लिए या फिर फौजी के उससे पृथक जो नियम है उसको सिखाने की बात की जा रही है। आदि चीज़ें अहिंसात्मक प्रवृत्ति पर ही फोकस किया गया। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा अहिंसा का मार्ग। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से कौन, नहीं यहाँ पर य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो देखिए हिंदी में कुल अगर आप देखेंगे, कुल वर्ड देखेंगे तो 52 है। टोटल वर्ड की बात की जा रही है। कुल स्वर देखेंगे तो 11 है। कुल व्यंजन हमारे 33 है। ठीक है, ये कितने हो गए, 44 हो गए। इसके अलावा 4 जो है संयुक्त व्यंजन है, इसमें आप ऐड कर देंगे। अयोग वाह है 2, उष्म वर्ण है 4, श स ह। अंतस्थ वर्ण है 4। तो इसमें आपको ध्यान देना है, देखिए हट गया। इसमें आपको ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर कुछ, जैसे ये जो शब्द आपके हैं ये ऑलरेडी आपके इसमें चले आते हैं अंतस्थ, तो इसको आप दोबारा से ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, और कुछ जो शब्द दोबारा से ऐड नहीं करने हैं, जितने शब्द आपको और ऐड करने हैं, कुल मिलाकर के यहाँ पे 52 वर्ण होते हैं। तो य र ल व जो है आपका ये किस वर्ग के व्यंजन है, तो ये आपके अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है। उसमें के अंतर्गत श स और ह, ये 4 वर्ड आते हैं। तालव्य में अगर आप देखेंगे तो आपका बड़ा वाला श हो गया, य हो गया और त वर्ग, त थ द ध न, ये सभी आपके तालव्य वर्ग हैं।
दंत में आप देखेंगे छोटा वाला स ये हो गया आपका। यहाँ पर देखिए एक चीज़ गलत हो गई, ये आपका च वर्ग के अंतर्गत आते हैं तालव्य, त वर्ग आपका इसमें आ जाते हैं दंत में, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। क वर्ग जो है हमारा यह कंठ में आता है, प वर्ग हमारा ओष्ठ में आता है। जो च वर्ग है इसका एक नाम और भी होता है स्पर्श संघर्षी बोलते हैं, जबकि क से लेकर के म तक इन्हें हम स्पर्श वर्ण बोलते हैं। कुल 25 वर्ण होते हैं जो कि स्पर्शी के अंतर्गत आते हैं, और च वर्ग को हम लोग स्पर्श संघर्षी भी बोलते हैं। तो इतनी सारी बातें आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये वाला जो स है हमारा, ये हमारा मूर्धा से होता है, र हो गया, ये वाला स हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर आप इस प्रश्न का आंसर कर लेते हैं तो इसका मतलब है संधि विच्छेद आपका तैयार है। तो स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। स्वर में स्वरों का मेल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से या फिर व्यंजन का स्वर से या फिर स्वर से व्यंजन का होता है। विसर्ग संधि में एक विसर्ग होना चाहिए, दूसरा आपका स्वर व्यंजन कुछ भी हो, वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, इससे बन जाता है रीढ़, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन जो है सही नहीं है। यहाँ पर देखिएगा तपह धन वन, तो अह और फिर यहाँ पे व में छिपा है अ, ये मिलके बन जाता है ओ। विसर्ग संधि का एक नियम है, तो ये आपका हो जाता है तपोवन। जगदीश, जगत धन ईश, ये आपका बन जाएगा जगदीश। यानी जब किसी भी वर्ड का पहला अक्षर हो उसके बाद कोई स्वर आए तो वह अपने तीसरे वर्ड में चला जाता है, अपने वर्ग के तीसरे वर्ड में चला जाता है। तो त के बाद क्या आएगा, थ द, तो यहाँ पे जगदीश हो जाएगा, द आएगा तो द में और ये बड़ा ई मिल करके जगदीश। ये देखिए गलत इसलिए है कि ये आपका होता है एक धन एक, तो अधन ए मिलके ये बन जाता है आपका एक का एक। यहाँ पे विसर्ग दे दिया इसलिए ये गलत है। यहाँ पर एक धन एक बराबर एक एक होता है, एक धन एक से कोई शब्द नहीं बनेगा। अच्छा, इसमें संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि, ठीक है। अ या आ के बाद ए ओ आए, तो इनसे जो शब्द निर्माण होता है या फिर जो संधि बनती है ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आती है। स्वर संधि में 4 हो गए, गुण यड़ अयादि वृद्धि दीर्घ संधि। इसके बाद व्यंजन संधि एक प्रकार है, उसमें कई सारे नियम हैं। हम प्रश्नों के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताते चलेंगे, बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो आज का सेशन, और इसी तरह से हम डेली आपके लिए सेशन प्रोवाइड कराएंगे, डेली लाइव वीडियो के माध्यम से भी। अगला प्रश्न है, विसर्ग संधि से संबंधित है, निर्जल में कौन सी संधि है। नि धन जल। जब विसर्ग के बाद यहाँ पर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आए, जैसे ज क्या है, च वर्ग का तीसरा वर्ण है, या फिर यहाँ पे अंतस्थ वर्ण आए य र ल व, या फिर यहाँ पे कोई स्वर आए अ आ ई, तो विसर्ग जो होता है ये हमेशा र में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो बड़ी ई की मात्रा है ये आपका छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नि धन जल मिल करके बन जाएगा निर्जल। कुछ और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर निह धन राशा, माफी चाहूँगा, निह धन सा, ठीक है, निह धन सा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, निराशा। इसी तरह से दो धन सा, दुराशा। बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। तो विसर्ग के बाद याद रखिएगा अंतस्थ वर्ण आए या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आए या स्वर आए तो विसर्ग जो है र में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर निर्जल जो है आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। उपसर्ग या प्रत्यय को आप निकाल दीजिए उसमें से,
जो मूल शब्द बचना चाहिए हमेशा सार्थक शब्द होना चाहिए। कभी भी आपका उपसर्ग और प्रत्यय का प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि जो मूल शब्द बचे वो सार्थक शब्द होना चाहिए, उसका अर्थ पूर्ण होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अगर हम आप यस में से अगर आपको निकाल दें तो यस एक सार्थक शब्द बचेगा, मूल सार्थक शब्द। तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। इसी तरह से यहाँ पे अनुशासन हमारा मूल शब्द हो जाएगा, अनु यहाँ पर उपसर्ग है। ठीक है, अब इनमें आप लोग बताइए, इसमें आप लोग बताइए, बहुत आसान है। मैं आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ इस प्रश्न के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, परित्यक्त, परित्यक्त आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आना चाहिए। तो जो बाद में आते हैं उनको हम बोलते हैं प्रत्यय। तो इसमें तो प्रत्यय हो गया आ परित्यक्ता में। इसमें बताइए आप लोग अनुनादित में, इसमें प्रयोग हुआ है उपसर्ग का, लेकिन किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर भी यही है, करेक्ट ऑप्शन भी हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अनुनादित में कौन सा उपसर्ग आएगा, तो नादित होना, नाद आवाज ध्वनि, अनु उपसर्ग आएगा। ठीक है, तो उपसर्ग जो शब्द पहले, जो शब्दांश, शब्द नहीं कहना चाहिए, उपसर्ग या प्रत्यय जो होते हैं ये शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं बल्कि शब्द के अंश होते हैं। जो शब्दांश यानी जैसे अनुनादित का एक शब्दांश हो गया अनु, अनुशासन का शब्दांश हो गया अनु। तो जो शब्दांश किसी भी शब्द के प्रारंभ में आकर के उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में आकर के उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है आपका तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय यानी जो क्रिया के अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे परित्यक्त में आ जुड़ा, यहाँ पे परित्यक्ता बना। और जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम आदि के अंत में जुड़ते हैं क्रिया को छोड़ करके, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत रखते हैं। तो इतनी सारी बातें आप जरूर जानते रहिए, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है। टोटल समास की संख्या होती है 6। अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि। अव्ययी में क्या होता है कि पहला पद प्रधान होता है और पहला पद हमेशा उपसर्ग होना चाहिए। जैसे यथा समय, प्रतिदिन। पहला देखिए, अगर आप ये देखेंगे प्रतिदिन, जो पहला शब्द आपका है ये अव्यय भी है, प्रधान भी है और उपसर्ग भी है। अव्यय उन शब्दों को बोलते हैं जिनमें कोई विकार नहीं आता, लिंग वचन कारक के आधार पर हमेशा उसका रूप एक सा होता है। तत्पुरुष में क्या होता है कि सीधे सीधे आपको उसमें देख लेना होता है कि उसमें कारक छिपा होता है। 1 से लेकर के 7 तक कारक आप ढूंढ लीजिए। अगर कारक देखिए उसमें आपको, जैसे राजकमल, राजा का कमल, राजपुरुष, ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, आप उसका विच्छेद करके देख लीजिएगा। अगर उसमें कारक विभक्ति अगर चिन्ह छिपा हो तो सदैव आपका तत्पुरुष समास होता है। इसमें जो होता है उत्तर पद यानी पुस्तक के लिए आलय, घर रखने की जगह, वो आपका प्रधान होता है। बहुव्रीहि में क्या होता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई अन्य शब्द प्रधान होते हैं, जैसे दशानन। द्वंद्व में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें, जैसे माता पिता, और बीच में जो है संयोजक शब्द भी आता है, भाई बहन। कर्मधारा में क्या होता है कि पहला शब्द विशेषण होता है, दूसरा शब्द विशेष, पहला शब्द उपमान उपमेय, दूसरा शब्द उपमान होता है, जैसे नीलकंठ। ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे द्विगु समास होता है, पहला पद संख्यावाचक जैसे सतसई, लेकिन जब संख्यावाचक शब्द हो पहला और उसके बाद किसी नदी का नाम आ जाए तो इसे आप किसके अंतर्गत रखेंगे, पंचगंगम को, द्वि यमुनम। तो ये सभी जो होते हैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत चले जाते हैं, याद रखिएगा। ये आपका यहाँ पे द्विगु नहीं होगा पंचगंगम में। और इसी तरह से जब पहला शब्द आपका संख्यावाची हो, इसके बाद कोई शरीर के अंग का नाम आ जाए, जैसे त्रिनेत्र, तो इसमें हमेशा बहुव्रीहि समास हो जाता है। इसे आप द्विगु मत टिक कर दीजिएगा। ये कुछ अपवाद हैं जिन्हें आपको जरूर जानते रहना है। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा समास का उदाहरण है। ये आपका तत्पुरुष
विच्छेद करके देख लीजिए आप, विभक्ति इसमें मिलेगी आपको। पहला शब्द संख्यावाची, कोई अपवाद वाला प्रश्न नहीं है, तो ये आपका सीधे सीधे द्विगु समास हो जाएगा। चतुर्भुज, इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, सीधे सीधे आपका बहुव्रीहि समास हो गया। श्याम सुंदर, यहाँ पे क्या आ रहा है, विशेषण विशेष्य आ रहा है, तो ये सीधे सीधे क्या हो गया आपका कर्मधारय समास हो गया। तो यहाँ पर सी हमारा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आपने आंसर कर दिया होगा, देखते ही आंसर कर दिया होगा। स का उच्चारण स्थान है, मूर्धा से होता है स का उच्चारण स्थान। इसके अलावा आपका री हो गया, इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, र हो गया। और हमने बताया था आपको ट वर्ग बताया था हमने आपको, इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, ट ठ ड ढ, ये सभी जो ठीक है, इन सभी का जो उच्चारण होता है मूर्धा से होता है। तो साथियों, यहीं पर मैं अपना आज का सेशन समाप्त कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत बहुत पसंद आया होगा और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। यहाँ से प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप लोग अधिक से अधिक स्कोर करके आएंगे ताकि आपका सिलेक्शन, आपका चयन जो है सुनिश्चित हो सके। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी वीडियो आप लोग इस छोड़िएगा मत, एक प्लेलिस्ट है यूपी टेट सुपर टेट के नाम से, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप लोग हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये सेम वीडियोज आपको वहाँ से भी प्राप्त होते रहेंगे। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।